नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो 50 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है। 50 से ज्यादा देशों में ये फैली हुई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर इस कंपनी की उपस्थिति नहीं है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो 6 के 6 कॉन्टिनेंट में ये अपना कारोबार फैला चुकी है और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक ने बीते कुछ समय से कैसा परफॉर्मेंस किया है उस पर पहले एक नजर डाल लेंगे। अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें दोस्तों, तो पिछले एक साल में लगभग इस शेयर की कीमतें जो है वो लगभग 45% से बढ़ चुकी है। अगर इस साल अब तक इसका परफॉर्मेंस देखें तो इसमें सिर्फ 17% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ समय से ये काफी वोलाटाइल या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर देखें तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 12% का इसमें इजाफा देखने को मिला है जुलाई से लेके अब तक। अगर 6 महीने की बात कर लेते, 6 महीने में तो ये स्टॉक नीचे आया है अपने 52 वीक लो हाई लेवल से। ये डाउन ट्रेंड कर रहा है 14.5%। पिछले एक महीने में हालांकि इस शेयर में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो 87% की बढ़ोतरी और पिछले 5 दिन में इस शेयर में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है रिसेंट टाइम्स में। और ये एक अच्छा सेक्टर भी है, अच्छा परफॉर्मर भी है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है। और अगर कोरोना के बाद की बात कर ले, अगर देखें यहाँ पर तो 2020 में जरूर ये काफी नीचे जा चुका था। यहाँ पर लगभग 30 रुपए की लेवल से भी नीचे उतर चुका था। तो वहां से अगर देखें तो इसने लगभग 1200% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो काफी शानदार रिकवरी दी है यहाँ पर दोस्तों। तो यह है दोस्तों गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। सबसे पहले अगर देखें तो कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है वो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला का डिजाइन, निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है और कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स और खुदरा विक्रेताओं की जरूरतों को पूरा करती है, उनके साथ काम करती है दोस्तों। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ साथ बाकी चीजों की बात कर ले तो कंपनी की 20 उत्पादन इकाइयां है, जिसमें 13,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा ऑपरेटिंग मशीन है। इसके साथ साथ 36 मिलियन पीसेस ये एनुअली प्रोड्यूस कर सकता है। रिलायबल सप्लायर भी है, 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये काम करता है। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हुए। इसके साथ साथ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है। 28,000 से ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, जिसमें 80% से ज्यादा महिलाएं हैं और 20 से ज्यादा अगर देखें तो इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल है दोस्तों। कंपनी ने सितंबर 2021 में तुमकुर और बेंगलोर में 2 नई बनाई गई सुविधाओं में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। साथ में ये इकाइयां कंपनी की कुल क्षमता में 9% का योगदान दे रही है। तो काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर कंपनी दिखा रही है पिछले कुछ सालों से। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालें, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट्स में पुरुषों, महिला और बच्चों के लिए आउटर वियर 50%, स्पोर्ट्स वियर और विंटर वियर सहित कैजुअल वियर और बॉटम वियर शामिल है दोस्तों। राजस्व का 46% से ज्यादा का हिस्सा वुमन और 46% से ज्यादा का हिस्सा मेन के सेक्शन से आता है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 6% का हिस्सा आता है वो किड्स के हिसाब से आता है। अगर आगे बढ़ के देखें दोस्तों तो कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पर भी एक नजर डालेंगे। अगर देखें तो लेइंग, कटिंग, स्यूइंग, चेकिंग, लैब्स, वॉशिंग, आयनिंग, फिनिशिंग, डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, लेजर, फ्यूजिंग, फजिंग, स्क्रैपिंग, हैंड ग्राइंडिंग, क्विल्टिंग, पॉलीफिल, ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और किसी भी कपड़े पर ये सारी सर्विसेज करके जो आउटपुट आता है वो होता है आपका हाई फैशन गारमेंट्स, आउटर वियर, बॉटम वियर,
कैजुअल वियर या स्पोर्ट्स वियर दोस्तों। तो काफी सर्विसेज और जो एंड प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी बनाती है दोस्तों। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे कंपनी का प्रेजेंस नहीं है। सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी कमाती है उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका रीजन से, फिर उसके बाद एशिया रीजन से आता है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वहां पर कंपनी की प्रेजेंस है दोस्तों। अगर इसके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इसके क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, मैंने आपको पहले ही बताया है। वित्त वर्ष 2021 में 38% राजस्व उन ग्राहकों से आया था जो 10 से ज्यादा वर्षों से कंपनी के साथ है, जबकि 48% ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने 5 से 10 वर्षों तक जिनको सेवा दी है कंपनी ने। तो कंपनी काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने क्लाइंट को बांधे हुए हैं दोस्तों। अगर इसके क्लाइंट लिस्ट में नाम, कुछ प्रमुख नाम देखें तो जैसे गैप है, गैप के बाद आता है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट के बाद आता है दोस्तों जैसे कि जेसी पेनी भी इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इसके बाद आदिदास, उसके बाद H&M, मार्क स्पेंसर, सनमार, पूमा, ओल्ड नेवी, ये सारे जो है ये जो ग्लोबल क्लाइंट्स है ये कंपनी के साथ लंबे समय से संबंध स्थापित किए हुए हैं और इनके क्लाइंट लिस्ट में बने हुए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर अभी तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 2310 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है 381 रुपए, 52 वीक का हाई 520 और 52 वीक का लो 255 रुपए तक जा चुकी थी ये कंपनी। स्टॉक का पी जो है वो 13.5 का है और इंडस्ट्री पी 15.3 का है। आरओसी 18.4 का एक अच्छा नंबर दिखा रही है। आरओई भी जो है वो लगभग 23% का है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू जो है वो 124 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड नहीं है, मतलब डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है ये कंपनी। फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल की 256% की रही है और ईपीएस जो है वो 29.5 रुपए का है। इसके साथ साथ अगर पिछले एक साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो इसमें लगभग 73% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर कुछ रेशियोज देखें, जैसे डेट टू इक्विटी देखें तो 0.20 का रेशियो है, काफी अच्छा नंबर है। और डेटर डेज जो भी है कंपनी के 18.8 है, तो काफी कम कर्जा है इस कंपनी पर, या फिर लोन काफी कम है। और अगर रेशियो के हिसाब से अगर पायोट्रॉस की इसका स्कोर देख ले तो 8 का है और जी फैक्टर स्कोर जो है वो 5 का है। तो ओवरऑल एक अच्छा शेयर अभी तक साबित हो रहा है ये। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। Q2 FY 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 446 करोड़ रुपए रहा था, जो बढ़कर हो चुका है 576 करोड़। तो यहाँ पर लगभग 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर EBITDA की बात करें दोस्तों तो 53.9 करोड़ रुपए से 77.8 करोड़ रुपए हो चुका है और यहाँ पर भी 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 28.6 से 55 करोड़ रुपए हो चुका है, इसका लगभग 2 गुना हो चुका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 28.6 करोड़ रुपए से 45.7 करोड़ रुपए हो चुका है। यहाँ पर भी 60 to 70% का इजाफा देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अगर इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर 679 करोड़ रुपए से जो रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1179 करोड़ रुपए, तो 72.6% का सेल्स में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में। EBITDA देखें तो 73.9 से 9 करोड़ रुपए से हो गया है 158 करोड़ रुपए, तो 114% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। EBITDA में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26.1 करोड़ रुपए से 111.7 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर काफी 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 26.1 करोड़ रुपए से 91 करोड़ रुपए हो चुका है, तो 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर एक नजर डालेंगे। अगर पिछले 5 सालों का CAGR देखें तो
13.7% का है। कंपनी का रिवेन्यू रहा है FY 2022 में 1801 करोड़, जो FY 2018 में 1078 करोड़, फिर 1196 करोड़, फिर 1372 करोड़ FY 20 में, फिर 1222 करोड़ रुपए रहा था पिछले साल, और वहां से छलांग लगाकर ये हो चुका है 1810 करोड़ रुपए। तो काफी लगभग 50% की छलांग यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों ईयरली रिवेन्यू में। अगर देखें तो इबिडा की बात कर ले तो इसमें भी 5 साल का CAGR जो है वो 73.6% का एक तगड़ा नंबर दिखा रहा है। पिछले साल जो इसका इनका इबिडा रहा था 113 करोड़ रुपए का रहा था, जो अब हो चुका है 216 करोड़ रुपए। तो काफी शानदार उछाल इसमें भी देखा गया है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो 980 बेसिस पॉइंट्स की इबिडा मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 सालों में। पिछले साल ये 9.3 था, अब हो चुका है 12 का इबिडा, 12% का नंबर। नेट प्रॉफिट भी बात कर ले तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया 26.5 करोड़ रुपए से 117 करोड़ रुपए हो चुका है इसका नेट प्रॉफिट। डेट जो है, डेट का लगातार कम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, और वर्किंग कैपिटल डेज भी यहाँ पर लगातार कम होते हुए दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक बार नजर डालें। अगर प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी से अगर इसका रिवेन्यू देखें तो वुमेन सेक्शन से आता है लगभग 46.2% का रिवेन्यू, मेन सेक्शन से आता है लगभग 46.7% का रिवेन्यू, किड्स सेक्शन से आता है 6% का रिवेन्यू, और अदर सेक्शन से आता है 1.2% का रिवेन्यू। इसके साथ साथ अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो जैकेट से आता है 42% का रिवेन्यू, पैंट से आता है लगभग 14% का रिवेन्यू, टॉप और टी शर्ट से आता है 42% का रिवेन्यू, और अदर सेक्शन से आता है कंपनी का 2% का रिवेन्यू। अगर जियोग्राफिकल रिवेन्यू सेटअप की रिवेन्यू स्प्लिट की बात कर ले तो अकेली नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है वहां से कंपनी 84% से ज्यादा का रिवेन्यू अर्न करती है दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है जैसा मैंने पहले भी बताया था एशिया का, जहां से 11.3%, इसके बाद आता है यूरोप जो है 4.2%, और फिर साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया 0.11% का रेवेन्यू, और अफ्रीका रीजन से आता है 0.02% का रेवेन्यू कंपनी का। आगे बढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर मैं आपको जरूर हाईलाइट करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर देखें तो प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ तक लगभग 33% के आसपास थी, जो मेरे हिसाब से काफी कम थी, लेकिन जून 2021 के बाद उसमें भी काफी कमी देखने को मिली है। सितंबर 2022 में 32.72 और दिसंबर 2021 में 24.09% रहेगी थी इनकी हिस्सेदारी, जो अब कम होकर लगभग 21% के करीब आ चुकी है। इसका क्या रीजन है ये आगे जाके हम जरूर बात करने वाले हैं, ये पॉइंट्स मेरे वीडियो में आपको जरूर पता चल जाएंगे दोस्तों। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर देखें तो इसमें काफी बुलिश नजर आ रहे हैं दोस्तों। पिछले 2 से 3 तिमाहियों में इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है, 11 से लेकर 11.72% फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर हिस्सेदारी हो चुके हैं। अगर दिसंबर 2021 की बात कर ले तो लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो पिछली तिमाही में 25.46% थी इनकी हिस्सेदारी, जो हो चुके हैं 25.93%। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों इस शेयर पर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वही पब्लिक भी इसमें काफी इंटरेस्टेड है और 41.39% का हिस्सेदारी रखती है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के उनकी फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की आने वाली प्राइस या फिर आगे की प्राइस डिसाइड होगी। अगर इनमें सबसे पहले देखें तो चेंज इन प्रमोटर्स या फिर मैनेजमेंट है। कंपनी प्रमोटर और प्रबंधन में परिवर्तन जो हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज LLP ने वित्त वर्ष 2018 में ब्लैकस्टोन FP कैपिटल पार्टनर्स मॉरिशस से कंपनी में लगभग 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसकी वजह से इसके प्रमोटर और प्रबंधन में परिवर्तन देखा गया दोस्तों। अगर देखें तो अगला पॉइंट जो है वो है कि FY 2021 के दौरान कंपनी के कुछ विदेशी ग्राहक जो थे, कोरोना का पीरियड था दोस्तों, तो कंपनी के कुछ विदेशी ग्राहकों ने पुनर्गठन या फिर दिवालियापन के लिए दावा दायर किया था। कंपनी ने अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए बकाया प्राप्तियों को
के लिए प्रावधान किए हैं। उन्होंने उनको अकाउंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस में रिसीवेबल्स को रख दिया है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स के हिसाब से। अगर इसके आगे देखें तो एक और की फैक्टर जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो इसके जो क्लाइंट है उनका वॉलेट शेयर कंपनी में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि शीर्ष 3 टॉप 3 ग्राहकों से जो रिवेन्यू आता था वित्त वर्ष 2018 में वो 42% था, जबकि अब वित्त वर्ष 2022 में ये 58% से भी ज्यादा हो चुका है। कंपनी ने अपने प्रमुख ग्राहकों के वॉलेट खर्च का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाबी हासिल की है दोस्तों। ये वित्त वर्ष 2018 में अपने 42% से बढ़कर अब ये हो चुका है लगभग 58% से भी ज्यादा। तो ये बढ़ाने में कंपनी कामयाब रही है, उनसे ज्यादा बिजनेस अर्न करने में कंपनी कामयाब रही है दोस्तों। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है। तो इसका रीजन है QIP इश्यूज दोस्तों। Q1 FY 2019 में प्रबंधन ने QIP के माध्यम से लगभग 85 रुपए के प्रीमियम पर 77 लाख शेयर जारी किए, जिनसे 70 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। पर इसके बाद उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो घटकर लगभग 33% हो गई। इसके बाद फिर से अक्टूबर 2021 में कंपनी ने एक और QIP पोस्ट के माध्यम से 300 करोड़ रुपए जुटाए, जिससे उनकी हिस्सेदारी अब लगभग 24% तक कम हो चुकी है और उसके बाद फिर से अब ये 20% तक आ चुकी है दोस्तों। तो इसके वजह से जो है कंपनी में जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें काफी कम देखी जा रही है और मेरे हिसाब से ये एक निगेटिव पॉइंट जरूर है दोस्तों। आगे चलते हैं और कैपेक्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी कैपेक्स पर भी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है दोस्तों। मौजूदा और नई सुविधाओं के क्षमताओं में विस्तार करने के लिए कंपनी FY 2022 और 2023 में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है। ऑलरेडी कंपनी ने अब तक 135 करोड़ रुपए पिछले 18 महीनों में खर्च कर चुकी है दोस्तों। अगर देखें तो FY 2022 में कंपनी ने 84 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं और H1 FY 2023 में कंपनी ने 51 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इसको 135 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कंपनी खर्चा कर चुकी है। और इसके बाद अगर देखें तो H2 बाकी बचे 6 महीनों में इस साल के 106 करोड़ रुपए कंपनी खर्चा करने वाली है और अगले साल मतलब FY 2024 में कंपनी 125 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्लान किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले कंपनी को जो है दोस्तों ये अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी की जो लाभ वृद्धि या फिर प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो 34.6% का CAGR दिखा रहा है। तो ये काफी फिनोमिनल आंकड़ा है दोस्तों। और कंपनी का कर्ज जो है वो काफी घटा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया। डेटर डेज जो है वो 37.1 से सुधर कर 18.8 दिन हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है दोस्तों। स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग 3.08 गुना पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। हालांकि कंपनी बार बार मुनाफा कमा तो रही है, लेकिन ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है या फिर लाभांश का भुगतान नहीं करती है दोस्तों। कंपनी के प्रमोटर्स जो है, जैसा कि मैंने पहले ही हाईलाइट किया, प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफी कम है। 21% की ही प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो इस शेयर को काफी रिस्की बनाता है। और पिछली तिमाही के मुकाबले अगर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में और 2.5% की कमी आई है। तो 24% से लगभग 21% तक की कमी यहां पर देखी गई है दोस्तों पिछली तिमाही के मुकाबले। तो दोस्तों ये था गोकुलदास लिमिटेड कंपनी के या फिर उसके बिजनेस का ओवरव्यू। अब तक हमने देखा कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का ओवरऑल हेल्थ कैसी है, बिजनेस कैसा है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी की जो कैपेक्स है उसका क्या प्लान है। ओवरऑल ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग शेयर तो नजर आ रहा है और लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स के भरोसे पर खरा भी उतर रहा है दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 21% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की ये इस शेयर को काफी रिस्की शेयर बनाता है दोस्तों। लेकिन खुशी की बात या फिर एक दिलासे की बात ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं, काफी रुचि रखते हैं और
की हिस्सेदारी जो है वो काफी स्ट्रांग है इस शेयर पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको अकोमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर देखें तो पिछले एक साल में इसने 45% की बढ़ोतरी दिखाई है, तो अगले एक साल में इसके हिसाब से अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो कम से कम 40 से 50% की बढ़ोतरी इसमें जरूर देखी जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है और यही इसकी टारगेट प्राइस सेट होती दिख रही है दोस्तों। तो ये था आज का शेयर दोस्तों। आगे ये गोकुलदास एक्सपोर्ट कंपनी का शेयर। आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।